आज हम आए हुए हैं कबीरधाम जिले के ग्राम खरौदा के प्रगतिशील किसान के पास। आज का जो हमारा किसान है वो विगत 9 वर्षों से खरबूज की खेती करते आ रहे हैं। इस साल भैया का 10वां साल है और इस साल 27 एकड़ में खरबूजा लगा के रखे हुए हैं। तो आज का वीडियो उन किसान भाइयों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो खरबूजे की खेती करना चाह रहे हैं या करते आ रहे हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे खरबूजे की ए टू जेड खेती के बारे में कि कैसे उसका प्रबंधन करते हैं, कितना कॉस्टिंग आता है, क्या-क्या समस्याएँ आती है, रोग बीमारी क्या-क्या लगता है, कैसे उसका निराकरण करते हैं, सारा कुछ हम लोग जानेंगे। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है सोनू मिश्रा और आप देख रहे हैं कृषि संदर्भ। इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं उनसे मिलते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार भाई। मैं चाहूँगा भैया जो हमारे किसान बंधु को थोड़ा-सा अपना परिचय दे दीजिए। कबीरधाम जिले के ग्राम खड़ादा से मैं कृषक रुपेंद्र जायसवाल हूँ। मैं विगत 2017 से खेती करते आ रहा हूँ मैं। तो भैया आप खेती किस-किस वेजिटेबल में करते आ रहे हैं भैया? शुरुआती दिनों में मैं पपीता से चालू किया था। पपीता के साथ मैं खरबूज लगाया था सन 2017 में। फिर आगे मैं टमाटर, शिमला मिर्च, बैंगन इस टाइप का खेती कर रहा हूँ और 1 साल में 14 एकड़ पे तरबूज भी लगाया था। अच्छा, मतलब हर साल एक अलग-अलग वेजिटेबल आप करते आ रहे हैं। जी, तो टोटल आपका खेती में एक्सपीरियंस कितने साल का है भैया? ये लगभग एक 9वाँ 10वाँ साल है ये मेरे को। अच्छा, 2016 के आसपास चालू किया था खेती में, जी। 16-17 में। जी। अच्छा, तो भैया अपन अब खरबूजे की खेती में थोड़ा-सा स्टार्टिंग से चलते हैं। जैसे भी किसान भाई है, तो खेत की सिलेक्शन और खेत की तैयारी कैसे करेंगे? खेत कोई भी हो चलेगा, खेत को तो उसके भौतिक रूप में हम परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन खेती के लिए यदि खरबूज लगाना चाहेंगे, तो अच्छे से गहरे जोताई होनी चाहिए, गीली में जोताई ना हो, सूखी में जोताई हो, ताकि उसमें बेड अच्छे से बनाया जा सके। यदि हम गीली मिट्टी पे यदि जुताई करते हैं, तो उसमें बेड प्रॉपर नहीं बनेगा और पौधा अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अच्छा, तो भैया अपन अब बात करते हैं नर्सरी की, कि नर्सरी खुद से अपने को बनाना ठीक रहेगा कि बाहर से मँगा लें, उसको थोड़ा बताएँगे? ज़्यादातर किसान वही एक अपने आसपास की नर्सरी से ला कर के लगाना उचित समझते हैं आज की तारीख में, क्योंकि नर्सरी 25 दिन का पौधा होता है, उसको देख-रेख करने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है जी। और लेबर की भी चुनौती है। हाँ, लेकिन जिन किसान भाइयों के पास लेबर पर्याप्त मात्रा में है, अब पैसे बचाना चाहते हैं, तो अपने घर पे भी नर्सरी दे सकते हैं। मार्केट में ट्रे और कोकोपीट मिलता है। उसके बाद 2 दिन तक तो उसको जर्मिनेशन करना होता है, फिर तीसरे दिन खोल करके उसके पौधे को एक शिशु की तरह देख-रेख करके वो अपना तैयार कर सकते हैं। और नर्सरी में जो चैलेंज होती है, जी। वो डंपिंग आपका होती है, तो डंपिंग आपका दवाई उसमें डाल करके अच्छे से नर्सरी ग्रो किया जा सकता है और ज़्यादातर उतना कीट व्याधि का प्रकोप नर्सरी स्टेज में नहीं होता। फिर भी यदि व्हाइट फ्लाई लीफ माइनर आया तो उसके लिए भी बहुत सारा दवाई है ना? जी। उसको अपन उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, तो भैया बेफ्ट अगर अपन समय की बात करें, अगर कोई खरबूज लगाना चाह रहे हैं, तो बेफ्ट समय कौन-सा होता है? 15 नवंबर से लेकर के फरवरी माह तक के हम खरबूज लगा सकते हैं और समय तो अपन समय के साथ नहीं चल पाएँगे, क्योंकि हमको दूसरी फसल के रूप में खरबूज लगाते हैं। प्लॉट पे भी कुछ फसल लगा होता है। जी, जी। तो जैसे 15 नवंबर से 15 फरवरी तक का बेस्ट समय बोल सकते हैं, चाहो तो अंतिम फरवरी तक भी लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे किसान भाई अलग-अलग अनुभव है। जी। तो कई किसान पहले लगाते हैं, उसका अंतर ये देखने को मिला है, 1 महीना लेट हो जाता है हार्वेस्टिंग में। और जो लेट से लगाते हैं, तो लेट से लगाते हैं तो जल्दी हार्वेस्टिंग आता है। वैसे 15 जनवरी या 26 जनवरी आज की तारीख में देखा जाए तो वो भी अच्छा है, क्योंकि किसान भाई लगभग धान के बाद या दूसरी फसल के बाद लगाते हैं। और जो लोग कम अवधि वाले समय लगाते हैं, वो लोग 15 नवंबर को भी लगा सकते हैं, अच्छा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भैया आप जो बेड बढ़िया देख रहे हो बना कर रखे हो, तो बेड से बेड का साइज़ और पौधे से पौधे का साइज़ कितना रखे हुए हैं आप? खरबूज की फसल में बेड से बेड की दूरी 8 फीट होता है और पौधे से पौधे की दूरी है 12 इंच से लेकर के 10 इंच के बीच हम रखते हैं। अच्छा, तो भैया आप अपने इस फ़ील्ड पे खरबूज की कौन-सी वैरायटी लगाए हुए हैं? अभी इस साल मैं निर्मल 24 नंबर लगा हुआ है, अक्षय 25 नंबर लगा है, 2 प्रकार की वैरायटी लगा हुआ है इस साल। अच्छा, तो पिछले कौन-से वैरायटी आप लगाए हुए थे भैया? पीछे से पिछले 9 सालों से मैं निर्मल 24 नंबर लगा रहा था, इस साल ट्रायल के रूप में एक नए वैरायटी का सिलेक्शन किया हूँ मैं। साथ में सागर सीड का भी 24 नंबर लगा हुआ है। अच्छा, तो भैया जो आप नया जो वैरायटी सेलेक्ट किए हैं इस साल, उसमें कुछ क्या आप देखे हैं कि ट्रायल में से लगाए हुए क्या? उसमें ट्रायल में हम ये देखे थे कि फल का साइज़ एक समान रहता है और निर्मल की अपेक्षा थोड़ा-सा फल का साइज़ बड़ा होता है। हालाँकि हार्वेस्टिंग में कुछ 8 से 10 दिन उसका लेट होता है निर्मल 24 नंबर के मुकाबला। तो इस साल तस्वीर क्लियर हो जाएगा। हमारे पास 3 कंपनी का सीड डला हुआ है। जी। निर्मल का डला हुआ है, हुँ। सागर सीड का डला हुआ है, अक्षय का डला हुआ है। तो अगले साल अपन तस्वीर क्लियर हो जाएगा जी, जी। कि सेम प्रैक्टिस में, सेम लैंड में किसका परफॉर्मेंस अच्छा है।
अब भैया बात करते हैं अपन ट्रांसप्लांटिंग की टीपी की। तो टीपी करते समय क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, और टीपी के साथ साथ अपने को बेसल डोज भी थोड़ा बता दीजिएगा, उसका थोड़ा बताइएगा। ट्रांसप्लांटिंग के समय यही ध्यान देना चाहिए कि पर्याप्त मात्रा में बेड में पानी हो, नमी युक्त हो, किसी प्रकार का सूखा ना हो। जब प्रॉपर भीग जाए, ये बेड बनाने के बाद, मल्चिंग लगाने के बाद, छेद करने के बाद 2 से 3 दिन तक की ज़मीन को अच्छे से गीला हो, ताकि जितना भी बेड का धारिता है वो पूरी तरह गीली हो जाए। और एक पौधा को इकाई मानकर लगाने के तुरंत बाद उसमें पानी डालना चाहिए। पानी मतलब ड्रेंचिंग करना चाहिए। तुरंत लगाने के बाद 100 एमएल से लेकर के 200 एमएल तक के प्रति प्लांट यदि पौधा को देंगे, तो मरने की जो शिकायत है वो 99% सक्सेस रहेगा, मात्र 1% संभावना है। जी। तो भैया बेसल डोज थोड़ा बता दीजिए ना, क्या-क्या है? बेसल डोज़ किसान अपने-अपने अभ्यास से अलग-अलग टाइप का बेसल देते हैं। इस साल मैं यारा मिला कॉम्प्लेक्स 50 किलो और नाइट्रोबोर 25 किलो डाला हूँ। बहुत सारे किसान भाई यारा मिला पॉलीसल्फेट भी डालते हैं, कुछ जी। किसान भाई इसमें 5 किलो माइक्रोन्यूट्रिएंट डालते हैं, जी। कुछ किसान भाई सीवीड डालते हैं। तो अपनी-अपनी प्रैक्टिस है। जी। कुल मिला के जो पौधे को चाहिए पोषक तत्व वो लेनी होती है। जी। और मार्केट में और भी बहुत सारे कंपनी है, जैसे 9-24-24 हो गया, डुराटाप हो गया, जी। है ना? एरिस का है, टेलबोर है, मैग्नीशियम है, और जो ट्रेडिशनल किसान है वो डीएपी, पोटाश के साथ भी डालते हैं। अच्छा। तो आपको जैसे सुविधा हो वैसे डाल सकते हैं। सभी में ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट ज़मीन आसमान को, सभी 19-20 रिज़ल्ट है। जी। और बहुत सारे प्रैक्टिस किसान के जो अभ्यास के ऊपर डिपेंड करते हैं, अच्छा। है ना? कोई कंपनी, कोई उत्पाद एक-दूसरे से कम नहीं है, लेकिन हमको यदि कोई उत्पाद का अच्छे से यदि रिज़ल्ट लेना होगा तो उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा। जैसे बेसल को सही समय में 11 दिन से 14 दिन के बीच डाल दो, जी। तो अच्छा रिज़ल्ट आएगा। शुरुआती दिनों में डालेंगे तो कुछ पौधा बर्निंग का चांस होती है। यदि मिडिल में डालते हैं 25-30 दिन के बाद, जी। तो उसका वानस्पतिक विकास का दौर जो खत्म होने लगता है, पुष्पन की अवस्था में आती जी। है, तो वो काम करेगा। तो यदि कोई भी खाद का अच्छे से यदि उपयोग करना है, तो निर्धारित समय में एक जी। उम्र के साथ डालिए, उसका 100% आप उपयोग कर पाएँगे। अच्छा। तो भैया जैसे अपन नॉर्मल फसल लगाते हैं कोई भी क्रॉप, तो एक अपन सिंचाई की विधि बाँधते हैं, शेड्यूलिंग करते हैं कि लगाने के बाद देंगे, फिर लगाने के इतने दिन बाद देंगे। तो उसको थोड़ा सिंचाई बता के नॉर्मल सिंचाई करना बेहतर रहेगा किसानों के लिए, कि उसके साथ कुछ और खाद वगैरह डाल के सिंचाई करना बेहतर रहेगा? वो थोड़ा-सा बता दीजिएगा। किसान को जिस समय पौधा का ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, उस समय लेबर की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मेरे हिसाब से जो किसान भाई के पास लेबर की समस्या है, उसे डायरेक्ट लगाना चाहिए। सीधा ड्रिप में अच्छे से पानी चला के ड्रेंचिंग करके लगाए, फिर तुरंत लगाने के बाद पानी डाल देना चाहिए। जब पूरे खेत कंप्लीट हो जाए, लग जाए ट्रांसप्लांटिंग, उसके बाद क्रमशः यदि ड्रेंचिंग करना चाहे, तो 3 से 4 ड्रेंचिंग अपन ले सकते हैं। और ड्रेंचिंग और ड्रिप में एक ही अंतर होता है। छोटे किसान भाई के पास ह्यूमन पावर ज़्यादा होता है, बड़े के पास ह्यूमन पावर कम होते हैं। तो ड्रेंचिंग का एक अलग ही महत्व है और ड्रिप का अलग ही महत्व है। थोड़ा-सा उसको डिटेल बता दीजिएगा हल्का, अगर बनेगा तो शॉर्ट में। जी, जी, जी। जी। यदि किसान भाई ड्रिप ना चलाना चाहे 1 से लेकर के 10 दिन, तो शुरुआती दिनों में 19-19 माइक्रोन का पहला उसमें ड्रेंचिंग करना चाहिए। प्रति 200 लीटर पानी में 19-19 2 किलो और कोई भी सिलेक्टेड माइक्रोन्यूट्रिएंट 100 एमएल डालना चाहिए। और साथ में यदि ह्यूमिक एसिड डाले तो भी बेस्ट होगा। कोई भी अच्छे कंपनी का, मार्केट में बहुत सारा कंपनी उसको यूज़ करना चाहिए। फिर यदि दूसरी हम यदि बेंचिंग चाहे तो 2 दिन के बाद 12-61 और सीविड करके उसमें डालना चाहिए। बहुत सारा मार्केट में सीविड एक्सट्रैक्ट करके बनाई हुई बहुत सारा दवाई मिलता है, तो वो अपन डाल सकते हैं। यदि अपन तीसरा यदि डालें, है ना? तो पुनरावृत्ति फिर 12-61 का अपन कर सकते हैं, 12-61 माइक्रो न्यूट्रिएंट का। जी। और अनिवार्य रूप से अंतिम यदि मैं चाहूँ, जब स्टेज देने की बारी आए, तो एकतारा डालना चाहिए, ताकि कीट व्याधि से उससे बचा जा सके। जड़ के अच्छे विकास के लिए माइकोराइज़ा उसमें डालना चाहिए। तो एकतारा प्रति 200 लीटर पानी में 200 एमएल 200 ग्राम और माइकोराइज़ा को 100 ग्राम डालना चाहिए। और साथ यदि इसमें हम ह्यूमिक एसिड, फॉलिक एसिड मिलाते तो और भी बेहतर होगा। अच्छा। जैसे-जैसे कंपनी का लेंगे, उसके हिसाब से रिकमेंडेड डोज़ रहता है। जनरली तौर पे 300 से 400 एमएल प्रति एकड़ भी इसका डोज़ होता है। जी। कुछ किसान भाई बढ़ा करके भी डालते हैं। तो ऐसा ह्यूमिक एसिड हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, सीवीड हो गया, माइकोराइज़ा हो गया, इसको अपने खाद में जीवन काल में कम से कम एक बार कोई भी अवस्था में ज़रूर लेनी चाहिए, जी। ताकि जड़ का विकास अच्छा हो सके। अच्छे से जो सॉइल का टेम्परेचर हो, अच्छे से मेंटेन हो सके, जो सूक्ष्म पोषक तत्व जो भी आपके मिट्टी के अंदर हो, उसको अपटेकिंग पावर हो सके। और बीच में एक बैक्टीरिया, एनपीके बैक्टीरिया किसान भाई को ज़रूर लेना चाहिए, ताकि जो ज़मीन में जो पड़ा हुआ सॉइल में जो पड़ा हुआ खाद है, उसको पौधे ग्रहण कर सके। अच्छा। तो भैया अपन 1 एकड़ में अगर अपन बात करें पौधों की संख्या की, तो वो कितना आ जाता है? 1 एकड़ में यदि हम 8 बाई 1 में लगाते हैं, जी। अर्थात 8 फीट माला से माला और 1.5 फीट की दूरी 1 फीट लेते हैं,
तो इसमें लगभग 5460 पौधों के आसपास आएंगे, तो मोटा मोटी 5500 पौधा प्रति एकड़ मान के चलते हैं हम। तो मतलब जो पौधों से पौधे की दूरी आइडियल 1 फीट है कि कोई किसान 1.5 फीट भी रख सकते हैं कि आइडियल सबसे बेस्ट आइडियल बोलूँ तो 8x1 सबसे बेस्ट अच्छा। आइडियल है। तो उसमें अपन को एक 55 पौधा एक पौधा पौधा लगेगा। अच्छा जी, ठीक है भैया। अब हम बात करते हैं, इसमें बीमारी कौन-कौन सी लगती है? बीमारी और कीट, पहले बीमारी का बता दीजिए कि कौन-कौन सी बीमारी लगती है, उससे रोकथाम में क्या अपन उपचार कर सकते हैं? इसमें मेन बीमारी है गमी स्टेम की बीमारी है, जो तना के पास एक गोंद की नुमा निकलने लगता है, तना से फटने लगता है, लाल कलर का होता है। तो इसकी रोकथाम के लिए हम सबसे पहले तो पानी की मात्रा कम कर देते हैं। जी। दूसरा रोको हो गया, रेडोमिल हो गया, है ना? इस टाइप का हम उसमें दवाई लेते हैं जी। इसकी रोकथाम के लिए। मार्केट में और भी बहुत सारे उत्पाद है, जी। उसको भी अपन ट्राई कर सकते हैं। और जैसे पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू लग गया तो उसके लिए क्या डाल सकते हैं? पाउडरी और डाउनी के लिए जैसे एक धानुका का आता है, जी सोडियम करके आता है, पाउडरी का आता जी। है ना? और भी बहुत सारे हैं, जैसे पाउडरी का बहुत सारे मार्केट में है, जी। अलग-अलग कंपनी अलग सत्ता बनी हुई बात है, लेकिन जो आपको एक याद है बता दूँ, पर्टिकुलर किसी कंपनी को रिकमेंड करने के जैसा नहीं है। जैसे नेटियो हो गया, कस्टोरिया हो गया, इनिस्टाटॉप हो गया, ये सब है। और यदि हम इसकी बात करें, ये तो पाउडरी हो गया। डाउनी में भी यदि बात करें तो अभी यदि 2 जोड़ी मान के चलो सरल भाषा में समझाने के लिए, जी। एक किरारी आता है दवाई धानुका का जी। और एक दवाई का आता है निसोडियम। अच्छा। एक निसोडियम जो है पाउडरी का है हुँ। और किरारी जो है डाउनी का है, ये ले सकते हैं। इसके बाद सेक्टिन वगैरह दवाई है जी। और बहुत सारे मार्केट में तो बहुत मार्केट में। जी। तो प्रमुख बीमारी यदि पाउडरी डाउनी। और डाउनी, इसको ध्यान देना है। और इल्ली की यदि बात करूँ, कीट व्याधि की बात करूँ, तो इसमें व्हाइट फ्लाई की शिकायत बहुत ज़्यादा मेजर व्हाइट फ्लाई रहता है ना हाँ, भैया? व्हाइट फ्लाई रहता है। अच्छा जी। और शुरुआती अवस्था में लीफ माइनर का भी बहुत ज़्यादा अटैक होता है। अच्छा, तो लीफ माइनर और उसमें क्या-क्या डाल सकते हैं थोड़ा-सा? लीफ माइनर के लिए तो बहुत सारा मार्केट में दवाई है। जो आप डाले वही बता दीजिए। आजकल सब किसान क्या है, ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं। जी। तो यदि संपूर्ण पोषक जितने सारे सब बीमारी का मल्टीपल बीमारी के कंट्रोल के लिए, जी। जैसे 2 बार एक सिनेमा करके दवाई आता है, वो यूज़ करना चाहिए उसके जीवन काल में 1 बार। जी। और एक आता है जिसमें मकड़ी भी जाता है, इल्ली भी जाता है, थ्रिप्स भी जाता है ना? तो लीफ माइनर भी उसमें जाता है। तो एक सिमोडिस आता है सिजेंटा का, वो अपन ले सकते हैं। ये दवाई का 2 दवाई का यूज़ करनी चाहिए किसान भाई जी। को। और जैसे सब किसान भाई लगभग बेनिविया भी डालते हैं, तो उससे भी जो प्रारंभिक रहता है, बेनिविया से भी काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है। तो यदि 2 बेनिविया, 1 सिमोडिस और 1 यदि सिनोवा लेते हैं, तो मैक्सिमम बीमारियों का खात्मा वहीं से हो जाएगा। अच्छा। और उसके बाद भी यदि आपको कुछ दिक्कत जैसे इल्ली दिखती है, हुँ। तो इल्ली के लिए अपना डालना होगा, जो कि आप दवाई डालते हैं। जी। यदि आप बीमारी लगने के बाद डालेंगे, तो उसका परिणाम अलग है, लगने के पहले डालेंगे तो भी परिणाम अलग है। जी। तो किसान बहुत सारे किसान प्री में डालते हैं, बहुत सारे किसान पोस्ट में डालते हैं। अच्छा। तो इस टाइप का कंडीशन लागू है, हर किसान हर परिस्थिति के ऊपर अलग-अलग है। जी। बाकी इसमें उतना ज़्यादा दवाई का ज़रूरत नहीं पड़ती, प्रॉपर आप हर 5वें दिन में स्प्रे करते जाओगे। मेंटेनेंस अच्छा फिर रहेगा तो बीमारी भी नहीं लगेगा। हाँ, मेन बीमारी इसमें यदि कोई ध्यान देने वाला बात यदि मेरे अनुभव के आधार पे बोलूँ, जी। जी। तो पाउडरी का इसमें सबसे ज़्यादा रहता है, पाउडरी और लीफ माइनर का। 2 बीमारी की यदि किसान कंट्रोल कर लिया, तो काफ़ी हद तक उसका पौधा स्वस्थ हेल्दी होगा। अच्छा। अब भैया मान के चलिए कोई किसान है कि आप ही जैसे अभी जनवरी में टीपी किए हुए हैं, जी, कि कोई किसान अगर फरवरी में टीपी कर रहे हैं, जी। तो टीपी करने के कितने दिन बाद उसमें से अपन फ्रूट लेना चालू कर लेते हैं? जैसे अ 30 दिन के आसपास, जी। उसमें आपको 30 से 36 दिन के आसपास प्रचुर मात्रा में नर और मादा फूल दिखेगा। नर फूल तो पहले ही आना चालू हो जाएगा, लेकिन जो 30 से 40 दिन का ड्यूरेशन पेड़ है, ये इसका गर्भकाल का स्वर्णिम युग होता है। जी। इस समय यदि पोषक तत्व इसको अच्छे से देंगे, तो निश्चित रूप से फसल हमारा अच्छा होगा। जी। तो 40 दिन से 50 दिन के बीच इसमें पूरा आप देखेंगे कि फल जो है सेट हो जाएगा। जी। और 65 दिन, जी। 65 दिन के बाद इसमें हार्वेस्टिंग आना चालू हो अच्छा, जाएगा। 65 के बाद हार्वेस्टिंग हो जाएगा। हाँ। जैसे भी अपन अब बात करें, जैसे फूल लगना चालू हो गया, तो फूल ना गिरे, तो या फूल लगते समय कौन-कौन सी हम लोग को सावधानी रखना चाहिए? इसका कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र नहीं है। जी। इसका यही ब्रह्मास्त्र है रोकने का कि आपका खाद प्रबंधन, है ना? पानी हो गया, खाद हो गया, स्प्रे हो गया, जी। सही समय पर प्रॉपर यदि देंगे, तो निश्चित रूप से फूल या फल ड्रॉप नहीं होगा। कुछ मात्रा में पॉलिनेशन की दिक्कत आती है। जी। तो ये जो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता, बल्कि मधुमक्खी या अन्य संसाधन के माध्यम से पॉलिनेशन होता है। जी। तो किसान भाई को कुछ ऐसा स्प्रे में परिवर्तन करना चाहिए कि हमारा जो पॉलिनेशन ना डिस्टर्ब हो। जैसे मधुमक्खी के माध्यम से पॉलिनेशन होता है, जी। तो पॉलिनेशन ना बिगड़े, ऐसा स्प्रे अपने को करना चाहिए। रेड सिग्नल वाला स्प्रे ना करे, अच्छा। या जो सुबह के जो 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक होता है, उस समय ना करे जिस समय मधुमक्खी ज़्यादा मंडराते। तो सुबह या शाम को स्प्रे करना चाहिए। इन बातों का ख्याल रखें तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अच्छा।
भैया मान के चलिए अगर कोई किसान खरबूज लगा के रखे हुए हैं, अब उनके पास पॉलिनेशन बढ़ाने के लिए मधुमक्खी नहीं है, तो कुछ हल है क्या, उपचार है क्या? बिल्कुल उपचार है, 99% किसान मधुमक्खी नहीं पालते। जी। मैं तो बोलूँगा कि लाखों में 10 ही किसान मधुमक्खी पालते हैं। इन जो हमारे पर्यावरण है, वहाँ पर भी काफ़ी मात्रा में मधुमक्खी रहते हैं। जी। अपने को क्या खेती का चक्र ऐसे बनाना चाहिए कि मधुमक्खी हमारे आस-पास बैठे हो। अब किसान भाई सबसे पहले यही ध्यान दें कि कहीं पर आस-पास यदि मधुमक्खी बैठा, तो उसका संरक्षण करें, उसको भगाए मत, उसको उड़ाया मत, जी। उसका शहद ना निकाले। क्योंकि राहर के दिन में प्रचुर मात्रा में मधुमक्खी आस-पास दिखती है। अच्छा। कोई भी यदि फूल-फल वाला जो फसल होता है, हुँ। उस समय पर्याप्त मात्रा में मधुमक्खी दिखती है। लेकिन जो गर्मी का समय होता है, उसी समय सिर्फ़ आपका एक फसल रहता है खरबूज। जी। तो सारे मधुमक्खी आपके खरबूज में आके बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि खरबूज 5 से 7 कुंटल तक ही चल के आती अच्छा। है ना? देखा गया है। जी, जी। और 2-4 कुंटल में रहेगा तो तुरंत पहली, दूसरी, तीसरी सुगंध सी आ जाएँगी। जी, जी। यदि कोई भी आदमी को यदि चारा ना मिले तो उड़ करके वो जाता है, तो मधुमक्खी 5 से 7 कुंटल के आस-पास भी रहते हैं। जी। वो लोग भी एक स्थान से दूसरे स्थान बदलते रहते जी, हैं। जी। उसको भी पानी चाहिए होता है। जी। गर्मी बढ़ती है तो ग्रामीण इलाके में हाँ, आता है यदि जब पानी और खाने के लिए घूमते रहते हैं। जी। तो मधुमक्खी हमारे पर्यावरण में है, वही संरक्षण करना उचित है। खेत में हम तो संभव नहीं है कि पाल सके, पालेंगे भी तो कुछ महीने बाद मर जाएगा। अच्छा, भैया आप थोड़ा कुछ देर पहले आप ज़िक्र किए थे मादा फूल और नर फूल का। तो कोई किसान है, अब जो करते हैं तो पहचान लेंगे, लेकिन जो नए किसान हैं, वो कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि मेल है, ये फीमेल है? उसको थोड़ा-सा बताएँगे क्या? देखो, नर फूल पहले पौधा में हमको दिखाई देगा, जी। ठीक है? ये उसकी पहचान यदि सरल भाषा में बोलूँ तो कर सकते। नरफूल का जो बनावट होता है वो छतरीनुमा होता जी। है ना? और छोटा होता है। मादा फूल का जो बनावट है, जो फूल की संरचना है, वह थोड़ा बड़ा होता है जी। की अपेक्षा। और मादा फूल में यदि आप उसको स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो नर फूल का स्ट्रक्चर और मादा फूल का स्ट्रक्चर आप दोनों फूल यदि पकड़ के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मादा फूल थोड़ा उसके अकॉर्डिंग बड़ा होगा, जहाँ पे फूल निकला है वहाँ पर थोड़ा मोटा होगा। तो वहीं पर पोलेन के माध्यम से पॉलिनेशन होता है और वहीं से ही फूल से फल बनता है। अच्छा, अब भैया अगर अपन बात करते हैं कि इसके उत्पादन की, कि 1 एकड़ से कितना उत्पादन आ सकता है? जो आप लगाए हुई वैरायटी का बता दीजिए। किसान भाई 1 एकड़ में जी। 1 किलो से लेकर के 17 टन ले सकता है। यदि हमारा प्रबंधन ही अच्छा जी। नहीं रहा तो उत्पादन ही कहाँ से आएगा? जी, जी। तो मिनिमम अपन कुछ नहीं बोल सकते। कई किसान तो 1 किलो भी नहीं लेते। अच्छा। जी। तो एक मतलब 0 से लेकर के 15-17 टन आराम से ले सकते हैं। और सामान्यतः औसत की बात करो, किसान भाई हमारे ही इलाका में लगातार और भी हमारे भाई लोग लगाते हैं। जी। तो 10 से 13 टन लगभग हर साल उत्पादन लिए। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, अच्छी होती है तो 15 टन भी चला जाता है ना? जो शुरुआती दौर में हम लगाए थे तो लगभग 2017 के आसपास तो 17 टन गया गया था उस समय। अच्छा। तो ऐसे उत्पादन अपने मेहनत के ऊपर डिपेंड है। औसतन यदि बात करूँ मैं, तो सामान्यतः किसान 8 टन टन से लेकर के 13 टन 14 टन तक की मतलब पार्ट तो आ ही जाएगा। 8 तो सब किसान कर। जी, जी। भैया अगर अपन बात करें खरबूजे की खेती में मेन प्रॉब्लम दिक्कत कहाँ पे आती है? पूरे ओवरऑल खेती में? मैं तो दिक्कत ये बोलूँगा किसान की नासमझी, जी। मिसमैनेजमेंट ही सबसे बड़ी दिक्कत है, बाकी ऐसा कोई चुनौती नहीं है। किसान भाई अपनी खामियों को पौधे की खामियाँ बता देते हैं, यही मैं खामियाँ समझूँगा। जी। ऐसा कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो। हाँ, वो तो है भैया। जी। भैया जैसे मैं देख पा रहा हूँ आप अपने खेत में बड़े से मल्चिंग करा के रखे हुए हैं। लेकिन कोई किसान भाई है मादा खींचवा वाले ड्रिप लगवा लिए। लेकिन बगैर मल्चिंग का भी कर सकते हैं क्या? कुछ दूसरा उसका सब्स्टिट्यूट जैसे पैरा वगैरह डाल के कर सकते हैं, ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या? जैसे मल्चिंग नहीं लगाना चाहिए पॉलीथीन तो? पैरा के माध्यम से कर सकते हैं, जी। लेकिन वो काफ़ी चुनौती है। यदि फल आपका मिट्टी के संपर्क में आता है, जी, तो वहाँ पर वो फंगस लग के सड़ना चालू हो जाएगा। मैं किसान भाई को यही कहना चाहूँगा कि तकनीकी रूप से खेती करोगे, जी, तो उत्पादन भी बढ़ेगा, लागत भी घटेगा। यदि मल्चिंग की बात करूँ, तो 10 से 12 हज़ार रुपए प्रति एकड़ उसमें खर्चा है। अच्छा। और यदि आप पैरा भी 1 एकड़ में लगाते हैं, तो यदि आपका घर का भी पैरा हो, है ना? और खुद का मज़दूरी हो, तो जी। बात अलग है। लेकिन यदि आप पैरा यदि कहीं से लाते हो, अन्य मज़दूर से लाते हो, तो उसमें भी 6-7 हज़ार लग जाएगा और निदाई में लगभग 8-9 हज़ार लगता है। जी, जी। कुल मिला के मल्चिंग से ज़्यादा खर्चा आपके पारंपरिक जो पैरा के माध्यम से हो रहा है, उसमें लगेगा। तो सबसे बेहतर यही होगा कि आप मल्चिंग में ही कीजिए खेती। अच्छा। दूसरा उत्पादक की बात करूँ, सेम प्रैक्टिस में यदि मल्चिंग लगा है, तो मान लिया जाए कि वो किसान 100 कुंटल माल बेचता है जी। और मल्चिंग नहीं लगा है, उसमें वो किसान 60 कुंटल ही माल बेचेगा। अच्छा। उसमें भी काफ़ी अंतर है। अच्छा। तो भैया अब अपन बात करते हैं मार्केट की, कि अब तो लगा लिए, प्रोडक्शन रहेगा, मार्केट के लिए क्या कर सकते हैं? अच्छे मार्केट लिए आपको अच्छे उत्पादन, अच्छे क्वालिटी लेना ज़रूरी है। जैसे किस्म लेना ज़रूरी है, जो आस-पास के आपके एरिया में बिके, वैसा किस्म का आपको चयन करना है। और चयन जो है, आपके मार्केट के ऊपर चयन करना है, ना कि अपने मर्ज़ी से चयन करना है। जिस लोकेशन पे है, आप जहाँ पर है, वहाँ इसकी डिमांड है, वहाँ जहाँ के व्यापारी आते हैं, ये
उसका मेन विषय है। यदि कम मात्रा में लगाते हैं तो स्थानीय मंडी में बेचना पड़ेगा, जो 40-50 कुंटल है वहाँ पर। ज़्यादा मात्रा में यदि लगाते हैं आप, टनों में माल यदि निकलता है, तो अंतर्राज्य के वाले जो गाड़ी रहते हैं वो ब्रोकर के माध्यम से आते हैं। तो आपको यदि व्यापारी चाहिए तो मंडी और व्यापारी के कनेक्टर में आना होगा। जी, कोई किसान नया यदि खेती किया है, कि उसे पुराने किसानों से पूछना होगा कि माल कहाँ बेचे, कब बेचे, कैसे बेचे, तब होगा। आप उत्पाद कर लिए, आपके पास मंडी नहीं है, जी। एंड अच्छे व्यापारी नहीं है, तो आपके खेत में ही माल सड़ जाएगा, उठाव नहीं होगा तो। जी, जी। तो आपको चल के जाना होगा, या व्यापारी को आपके फार्म चल के आना पड़े, लेकिन कम्युनिकेशन आपको बनाना। जी, जी। भैया अपन अपन बात करते हैं अब खेती की तैयारी से लेकर टीपी करने के पहले तक पर एकड़ में खर्चा क्या आ जाता है? टीपी करने से पहले तक की बता दीजिएगा। उसमें अपन सामान्य भाषा में बात जी। करें तो लगभग 3 से 4 बार जुताई करने की ज़रूरत पड़ जाती है। 1-1 घंटा भी जोड़ोगे तो उसमें 4000 रुपये लगता है। जी। फिर उसके बाद आपका रेजर हो गया, है ना? रेजर पे फाड़ने का हो गया। हाँ, एक लमसम बता दीजिए। जी। मल्चिंग मिला के, ड्रिप लगा के, रेघा सब करा के टीपी से पहले तक के। यदि खेत ट्रैक्टर की बात करूँ तो 7,000 लगभग ट्रैक्टर में खर्चा आ जाएगा। 10,000 के लगभग उसमें ड्रिप लगाने का खर्चा जी, 17,000 हो गया। नहीं हो गया। और वही आपका लेबर का खर्चा उसमें लगभग 3,000 के आस-पास मान 20,000 हो गया। बीट है। अच्छा, उसके बाद आपका नर्सरी का खर्चा है। अच्छा, नर्सरी में कितना खर्चा आ जाता है? नर्सरी यदि ₹2 पर प्लांट देते तो 10,000 के आस-पास आएगा। अच्छा, तो अपन जैसे खरीदे बाहर से मंगा रहे हैं नर्सरी, तो कितना कॉस्ट पड़ता है और खुद से तैयार करेंगे तो कितना कुछ तो अंतर आता खुद होगा? तैयार करेंगे तो 40% कम से कम लगेगा। अच्छा, बाहर में ₹2 पड़ता है पौधा। बाहर में 2 पड़ेगा तो अब ₹1 में हो जाएगा, 50% में हो जाएगा अच्छा, आराम से। अब हम बात करते हैं ओवरऑल खर्चे की बात। लगाने से खेत की तैयारी से लेकर मार्केटिंग तक की। टोटल ओवरऑल कितना खर्चा आ जाता है यदि म पर एकड़ के हिसाब से? पर एकड़ की बात यदि करूँ मैं, जो 70 से 80 हज़ार रुपए उसमें खर्चा बैठेगा। जिस किसान यदि कम करे तो कम हो सकता है, फिर या बढ़ाना चाहे तो बढ़ सकता है। 80,000 के आस-पास मान के चलिए, आप जी। प्रति एकड़ खर्चा आपको लगेगा। अब भैया आप इतने दिन से खेती करते आ रहे हैं, आपको मार्केट का उतार-चढ़ाव सब चीज़ पता है। तो एक मिनिमम मार्केट में रेट क्या रहता है और मैक्सिमम मतलब बीच में बताएँगे तब भी चलेगा। तो उसमें से कितना मतलब अपन इनकम कर सकते हैं? पिछले साल की बात करूँ तो मेरा लगभग ₹35 में 75% माल बिका जी। है ना? और मार्केट पिछले साल में बात करूँ तो मिनिमम ₹17 था। और मैक्सिमम की यदि बात करूँ तो मैंने ₹40 से शुरुआत की। अन्य किसान भाई 50 में भी किए हैं। हुँ। लेकिन यदि इसमें औसतन उत्पादन ₹17 से ₹20 की रहती है, जी। तो पर्याप्त है। अच्छा, यदि उत्पादन अच्छी होती है तो ये किलो के हिसाब से रेट रहता है? तो प्रति किलो के हिसाब से। अच्छा, तो जैसे इसका अपन पैकेजिंग वगैरह बनाते हैं भैया, तो ये किस टाइप का जाता है मार्केट में? जो व्यापारी का जैसा डिमांड रहता है, अच्छा व्यापारी कैरेट में ले जाता है, जी। कोई व्यापारी कार्टून में ले जाता है। जी। तो हमारा फार्म प्राइस हम डिसाइड करते हैं कि फार्म में आज ₹17 रेट है, ₹33 रेट है, ₹20 रेट है। जी। उसके हिसाब से हम ग्रेडिंग करके उसको माल देते हैं और वो फार्म से ले जाता है। अच्छा, तो एक ओवरऑल फिर एक अमाउंट बता दीजिए कि 1 एकड़ में इतना अपन मतलब प्रॉफ़िट हो सकता है या इतना उससे अपन ले सकते हैं ऐसे करके? एग्ज़ैक्ट प्रॉफ़िट तो मैं नहीं बता जी, सकता। फिर भी लमसम था। हाँ, जी। मैं बताने की कोशिश जी, करता हूँ जी। आपको। उत्पादन की बात करूँ मैं, जी। तो आप जो है 15 से 17 टन तक की यदि अच्छे से अच्छी लेना चाहे सकते हैं, है ना? लेकिन औसत उत्पादन हमारा खुद की यदि बात करूँ तो हर साल अलग-अलग परिस्थिति रहती है। इस साल पानी की समस्या, किसी साल ओलावृष्टि, किसी साल वर्षा होती है। तो जनरली तौर पे 10 टन से 13 टन आता है उत्पादन जो है। और कम की तो मैं परिभाषा नहीं बोल सकता, ओलावृष्टि हो गया तो बहुत डाउन चला जाएगा। जी, जी। तो ऐसे यदि 12-13 टन यदि उत्पादन रहा, और जैसे 12 टन भी मान के चलते हैं, औसत उत्पादन यदि कीमत ₹20 यदि मान के भी चलते हैं, जी। तो लगभग इसमें 2,40,000 का हो जाएगा। अब नहीं का तो मैं कुछ बता ही नहीं सकता, डी में तो फिर माइनस है, नहीं अच्छा, है ना? और पिछले साल यदि देखा जाए काफ़ी अच्छा रेट मिला था, किसान भाई 3 लाख, साढ़े 3 लाख तक के किसान भाई बेचे थे। लेकिन कितना आमदनी होगा ये मैं दावा नहीं कर सकता। जी। स्थिति बाज़ार भाव के ऊपर वो फार्मिंग प्रैक्टिस क्या अपना से कैसे मैनेजमेंट करते हैं? 13 टन उत्पादन लिए थे, साढ़े 3 लाख के आस-पास बेचे थे। अच्छा, जी, जी। बाकी जो किसान है, ऊपर मैनेजमेंट के ऊपर है, कैसे हम लोग मैनेजमेंट करते सारा हैं? खेल मैनेजमेंट और आपका मौसम के ऊपर डिपेंड है। जी, मैं कोई चीज़ निश्चित नहीं है। अच्छा, अब भैया जो जैसे कोई किसान नया है, वो खरबूजे की खेती करना चाह रहे हैं, तो उनको थोड़ा-सा आप क्या सलाह देंगे? मैं उनको ये सलाह दूँगा कि फर्स्ट साल यदि आप खेती कर रहे हैं तो अपना स्वयं होकर के ना कीजिए। जी। किसी एक अच्छे आस-पास के जानकार किसान से कीजिए। आस-पास किसान नहीं है तो थोड़ा दूर चल के जाइए, लेकिन पूर्ण ज्ञान होने पर ही खेती कीजिए। आधा ज्ञान ही मेन खेती में बाधक है। जी। तो भैया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और किसान बंधु आपका कोई भी अगर सवाल हो खरबूजे से लेकर तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप भैया का फार्म विजिट कर सकते हैं। ये जो फार्म है ग्राम खरौदा में स्थित है, तो भैया आपको एक दिन समय देके आपको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। कबीरधाम जिले के कबीरधाम जिले के सरसों जी, लहसुन पड़ता है, ग्राम खड़ौदा। जी, 4-5 लोकेशन पे फील्ड है, जैसे 5-6 साइट है, जी। फार्मर
लगा हुआ है। जी, जी। ठीक है, तो आप यहाँ आके आप देख सकते हैं और कुछ आपका जानकारी रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और उन किस्मों तक शेयर करना मत भूलिएगा, जो खरबूजे की खेती करना चाह रहे हैं। और मैं ये भी बता दूँ भैया का खुद का चैनल भी है, आज से किसान करके आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।